हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आ चुके हैं और एक माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि इस लेक्चर में मैं इस चैप्टर को ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे लगा कि एक टॉपिक है इसमें जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए इन ह्यूमन बेसिकली। ठीक, तो हमने सोचा कि इस पे ध्यान दिया जाए तो दे दिया जाए। ठीक, और आगे एक्सक्रीशन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, मुश्किल से 50 मिनट्स, तो 50 या फिर 1 आवर्स रखिए, लेकिन याद रखिए, ध्यान से देखिएगा। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि जो कि समझ में नहीं आएगा, यानी हर एक चीज़ आपके दिमाग से में रहेगा। और हम कुछ भी ज़्यादा पढ़ने नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपको 12th की बोर्ड में काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का लेक्चर। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, देन क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो डिटेल इसी का पढ़ना है और थोड़ा सा है प्लांट्स में उसको पढ़ना है ना। तो चलिए देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझ ले। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरे जगह रखते हैं, तो इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, है ना। समझ रहे हैं ना कि अगर हम या कोई भी चीज को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह रख रहे हैं, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और ये हो क्या रहा, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक इसी प्रकार हम लोग का बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। हम लोग खाना खाते हैं, उससे न्यूट्रिएंट निकलता है और वह न्यूट्रिएंट को हमारे बॉडी के हर एक सेल में पहुंचाना पड़ता है। और यही जो पहुंचाने का प्रक्रिया है, दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। और कहते हैं कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तंत्र हैं, लेकिन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्या है, ह्यूमन में मेन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जितने भी कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। समझ में आया। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। इन ऑल कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर हैव सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। कहने का मतलब जितने भी कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इन लोग में क्या है, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, क्या चीज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। हम लोग में क्या है, हार्ट है ना। तो चलिए देखते हैं, इसी के बारे में डिटेल जाना है आज हम लोग को। चलिए, फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है तो इसका फंक्शन क्या होगा ये देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन टू डिफरेंट बॉडी सेल्स। कहने का मतलब इससे क्या होता है कि हम सर्कुलेशन के वजह से हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन का प्रसारण हो पाता है। कहने का मतलब हम लोग का बॉडी में हर जगह ऑक्सीजन पहुंच पाता, और ऑक्सीजन पहुंचने से क्या होता है, हम लोग का बॉडी में एनर्जी का सिंथेसिस हो पाता है ना। अदरवाइज खाना खाने का क्या लाभ, है ना। चलिए, दूसरी बात क्या कहा जा रहा है, रिमूवल ऑफ CO2। अब एक्सेस CO2 जो होता है, एक्सेस CO2 को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। किसके द्वारा, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू बॉडी सेल्स। वही बात हमने कहा था अभी थोड़ा देर पहले। कहने का मतलब कि जो भी फूड डाइजेस्ट हो गया उसमें से न्यूट्रिएंट जो है हमारे बॉडी के सेल तक पहुंचाना है, तो ये किसके द्वारा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। और उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस वेस्ट कह दे, N2 हमने लिखा, फ्रॉम बॉडी टू किडनी फॉर रिमूवल। तो हम लोग के बॉडी में जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, किडनी के पास भेजते हैं। किसके पास भेजते हैं, किडनी के पास, ताकि उसका रिमूवल ठीक तरीके से हो सके। अदरवाइज इट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। समझे। चलिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजेंस। और इसी सर्कुलेशन के वजह से हम लोग क्या करते हैं, पैथोजिन से बच पाते। पैथोजिन मतलब डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया या माइक्रोब्स, अंडरस्टूड, है ना। और सर्कुलेशन के वजह से क्या होता है कि हम लोग का वोंड जो होता है, मतलब घाव जो होता है, इसका हीलिंग हो पाता है ना। तो चलिए, क्या कहा जा रहा है, हीलिंग ऑफ द वुंड बाय क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो देख लेते होंगे कहीं पर कट पड़ जाता तो वो क्या होता है कि ब्लड
क्लॉट हो जाता, कहने का मतलब जम जाता, थक्का बन जाता है ना। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो कहने का मतलब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ है इस चीज़ को पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहला हार्ट है, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, ओके। उसके बाद सर्कुलेटरी मीडियम, सर्कुलेटरी मीडियम में आपको देखने को मिलेगा ब्लड, लिम्फ और लिम्फ टिश्यू, है ना, सॉरी टिश्यू फ्लूइड, है ना। और उसके बाद मिलेगा ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग इट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है द मस्ट, अब हार्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना, मेनली किसके बारे में पढ़ना, हार्ट के बारे में पढ़ना मेनली, है ना। हार्ट क्या है, हार्ट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन ऑफ साइज ऑफ अ फिस्ट, कहने का मतलब हम लोग का ये, आप सुनते होंगे कि हमारा एक मुट्ठी के बराबर जो होता है हार्ट होता है, तो वो कैसे होता, हम लोग का मुट्ठी अगर ऐसा हो, ऐसा, जी जी हाँ ऐसा, ठीक, तो ऐसा अगर होता है तो क्या हुआ, ये है, समझे, तो ऐसा साइज होता है हम लोग का हार्ट का, ऐसा, है ना। अब देखिए लोकेशन क्या है, इन बिटवीन टू लंग्स, कहने का मतलब दो लंग्स के बीच में, जिसको हम क्या कहते हैं, डायस्टेनम, क्या कहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, डायस्टेनम। इट्स लोअर कॉनिकल एंड इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, और हमने जो कहा कि ऐसे होता तो क्या होता, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर हार्ट है तो ऐसे थोड़ा टिल्टेड होगा, एंड नीचे वाला एंड जो होता लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता, थोड़ा झुका हुआ था। और इसके एडजस्टमेंट के लिए आप देखे होंगे कि हम लोग का लंग्स थोड़ा सा ऐसे कर्व होता, ठीक। अब देखिए, अब हमारा हार्ट जो है किसके द्वारा गार्डेड है, किसके द्वारा कवर्ड है, और हार्ट इज गार्डेड बाय चेस्ट बोन, रिब एंड बैक बोन, समझ में आया, इसके द्वारा गार्ड किया जा रहा है। दूसरी बात, इसके ऊपर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, ताकि शॉक ना लगे, फ्रिक्शन ना हो, जर्क ना पड़े, तो वो मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। और यही दो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड होता, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड, समझे। तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है मेनली, समझ में आया। अब देखिए यही बात यहाँ पर हमने लिखी है, फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन टू पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक। ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, हमने जो कहा, फ्रिक्शन एंड शॉक, ओके। तो ये रहा अपना हार्ट, ऐसा हार्ट दिखता, ये देख लीजिए, है ना, इसको मान लीजिए राइट ऑरिकल, इसको लेफ्ट ऑरिकल, ठीक, राइट वेंट्रिकल मान लीजिए और लेफ्ट वेंट्रिकल मान लीजिए, है ना। तो ये देख लीजिए, और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वॉल्व है, ये जो दिख रहा है आपको क्या है, ये जो मेनली दिख रहा है आपको क्या है, ये वॉल्व है, क्या ये वॉल्व दिखता है आपको। तो राइट के तरफ क्या होता है, ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट के तरफ क्या होता है, बाइकस्पिड, है ना। तो इस सब चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, अभी लुक ले रहे हैं। तो हम लोग का, आप लोग का बुक में, आप लोग अगर कोई बुक पढ़ते होंगे, बेसिकली इस चंद में अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो ऐसा कुछ डायग्राम मिलता होगा, ये स्क्वायर बॉक्स करके राइट ऑरिकल, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे करके दिया गया होगा, और इसमें फिर लंग्स ऊपर दिया गया होगा और नीचे बॉडी दिया गया होगा, इससे फिर हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं नर्व को, है ना। तो ऐसे करके बताया गया होगा, ये सभी चीज बताएंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है, ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, कहने का मतलब हम लोग का हार्ट जो है, वी आर ह्यूमंस एंड आवर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, अंडरस्टूड, दैट इज 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 ऑरिकल्स, है ना। द ऑरिकल्स इज डिमार्केटेड बाय कोरोनरी सल्कस, तो हमारा ये जो है अलग क्या कहते हैं कि हमारा, देखिए क्या कहा जा रहा है, द ऑरिकल इज डिमार्केटेड बाय कोरोनरी सल्कस, ऑरिकल को हम क्या करते हैं, डिमार्क करते, किससे, कोरोनरी सल्कस से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑरिकल भी 2 होते हैं हम लोग के पास, हमने तो कहा राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। तो राइट ऑरिकल का काम क्या, मेनली रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, कहने का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर एक पार्ट से लाता है, ठीक, और उसको कहाँ देता है, बताइए कहाँ देता है, राइट ऑरिकल में, है ना। अब देखिए राइट ऑरिकल जो है सेपरेटेड बाय वॉल्व कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व फ्रॉम वेंट्रिकल्स, कहने का मतलब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल जो है
एक दूसरे से सेपरेटेड है, क्या चीज से, ये ट्राइकस्पिड वाल्व से, ये जो है आपका ये ट्राइकस्पिड वाल्व है ना। तो यही बात को हमने यहाँ बताने की कोशिश की। अब देखिए क्या कहा जा रहा, लेफ्ट ऑरिकल क्या करता है, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, क्या होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है लंग्स से, है ना, किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा, है ना। और ये हम लोग का क्या है, सेपरेटेड है, लेफ्ट ऑरिकल इज सेपरेटेड बाय अ बाइकस्पिड वाल्व फ्रॉम वेंट्रिकल्स। समझ में आ रहा कि मतलब हम लोग का राइट और लेफ्ट ऑरिकल जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से बाइकस्पिड वाल्व से क्या है, सेपरेटेड है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वेंट्रिकल भी दो है हम लोग के पास, है ना, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल का मेनली काम क्या है या फंक्शन क्या है, देख लीजिए, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम बॉडी एंड सेंड इट बैक टू द लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरी। कहने का मतलब राइट ऑरिकल का काम क्या है कि हम लोग का बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करें, उसके बाद पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ भेज दे, कहाँ भेज दे, लंग्स के पास, कोई दिक्कत। और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो देखिए ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल एंड सेंड इट बैक टू द बॉडी बाय मेन एरोटा, है ना। तो मेन एरोटा जो होता है उसके द्वारा क्या होता है कि हम लोग का बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देता। तो नेक्स्ट है आपका सेमी ल्यूनर वाल्व, ये देखिए ऐसा दिखता है, कुछ हाफ मून शेप से दिखता है सेमी ल्यूनर वाल्व। तो 3 टाइप्स के होते हैं, इस चीज को पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप जो है इसको उतार लीजिए, ठीक। तो हम लोग सेमिल्यूनर वाल्व के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो चलिए सेमिल्यूनर वाल्व क्या, देखिए। तो सेमिल्यूनर वाल्व क्या होता है, 3 सेमिल्यूनर पल्मोनरी वाल्व होता है और 3 ठो सेमिल्यूनर एओर्टिक वाल्व होता है ना। तो देखिए दोनों का काम क्या है ये देख लेते हैं, है ना। देखिए क्या, गार्ड द ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल्स इनटू द पल्मोनरी एओर्टा टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। क्या कहा जा रहा है कि ये जो है कहाँ पर होता है, इसका नाम देखिए पल्मोनरी वाल्व है। तो पल्मोनरी का मतलब ये होता है कि ये पल्मोनरी वेन से कनेक्टेड होगा, कहने का मतलब ये पल्मोनरी वेन का वाल्व है ना। मतलब हार्ट में जो खुल रहा है पल्मोनरी वाल्व और लंग्स तक जो जा रहा है, तो उसका वाल्व को बताया जा रहा है पल्मोनरी वाल्व। कितना होता है, 3 होता है ना। ये क्या करता है, मतलब गार्ड करता है ताकि मतलब ब्लड जो कि इस पल्मोनरी क्या कहते हैं पल्मोनरी वेन में गया है वो उसका बैक फ्लो ना हो, किधर, उसका बैक फ्लो हार्ट में ना हो वापस, यानी वेंट्रिकल्स में ना हो, हार्ट का वेंट्रिकल्स में ना हो। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे देखिए, इसका 3 ठो सेमिल्यूनर एओर्टिक वाल्व होता है। ये क्या करता है, गार्ड ओपनिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू एओर्टा। ये क्या करता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स को गार्ड करता है, ठीक, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल्स का ओपनिंग को गार्ड करता है। गार्ड द ओपनिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू एओर्टा, किसमें, एओर्टा में जो खुल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक, वहां पर उसको गार्ड कर रहा है ना, ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का। ऐसे तो नहीं होता है ना, फोर्सफुली ब्लड निकलता है एओर्टा में। चलिए अब देखिए ब्लड वेसल्स, उन ब्लड वेसल्स के बारे में जानते हैं जो कि हार्ट को ब्लड लाता है, किधर ब्लड लाता है, हार्ट में, है ना। तो उसमें क्या होता है, 3 वेन होता है, 3 ठो वेसल्स होता है। पहला क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा, और या एंटीरियर वेना कावा कह सकते हैं इसको, या फिर क्या कह सकते हैं, प्री केबल, समझे, क्या कह सकते हैं, एंटीरियर वेना कावा के बाद क्या कह सकते हैं इसको, प्री केबल भी कह सकते हैं, समझे। और ये क्या करता, देखिए ये ब्लड को मतलब अपर रीजन से राइट ऑरिकल तक ले जाता है, मतलब अपर रीजन से, हम लोग का अपर रीजन से राइट ऑरिकल्स तक ले जाता है ब्लड को। कौन, सुपेरियर वेना कावा। अगर इतना नाम याद ना रहे तो बस सुपेरियर वेना कावा या फिर प्री केबल में से कोई एक तो याद कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए फिर इंफेरियर और पोस्टीरियर वेना कावा, या फिर इंफेरियर वेना कावा और पोस्टीरियर वेना कावा, या फिर पोस्ट केबल कह सकते हैं इसको। तो आपको जैसा याद रहे, इंफेरियर वेना कावा या फिर पोस्ट केबल वेना कावा।
तो क्या होता है, ये ब्लड को लोअर रीजन से ले जाता रेस्ट ऑफ द बॉडी से, कहां पर, राइट ऑरिकल्स में। तो अब आप सोच रहे हैं कि ये सभी ब्लड राइट ऑरिकल्स में ही क्यों ले जा रहा, तो अब आप ही बताइए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर लेके जाता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर लेकर के जाता है कि नहीं, समझे। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, अब बात आती है लेफ्ट ऑरिकल्स की। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसीलिए इसको राइट ऑरिकल्स में ले जाता है, और उसके बाद वेंट्रिकल, फिर इसको मतलब ऑक्सीजनेशन के लिए, समझ में आ गया। अब देखिए लेफ्ट ऑरिकल्स के बारे में कहा जा रहा है। लेफ्ट ऑरिकल क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग, देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कहा जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल देन बॉडी। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से कहां ले जाता है, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी। डू यू अंडरस्टैंड, आई थिंक यू वुड बेटर अंडरस्टैंड। ओके, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, है ना। चलिए अब क्या है, ब्लड वेसल्स, क्या है, ब्लड वेसल्स। ठीक, तो देखिए ब्लड वेसल्स लिविंग द हार्ट, हमने पहले क्या पढ़ा, ब्लड वेसल्स ब्रिंगिंग ब्लड टू हार्ट, उसके बाद ब्लड वेसल्स लिविंग द हार्ट। तो पहले हार्ट में जो आ रहा था वो हार्ट से जो जा रहा है, इस चीज को देखना। पल्मोनरी ट्रंक आता है उसमें, और एओर्टा या फिर एओर्टिक आर्क आता है ना। तो पल्मोनरी ट्रंक कहां से शुरू होता है, अराइज फ्रॉम राइट ऑरिकल्स, समझ में आ रहा, अराइज फ्रॉम राइट टू राइट ऑरिकल्स फ्रॉम ऑक्सीजनेशन, समझ में आ रहा। तो ये राइट ऑरिकल तक जाता है, राइट से अराइज होता है और कहां पर, राइट ऑरिकल्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। अब एओर्टा और एओर्टिक आर्क ये कहां से अराइज होता है, ये देखिए सबसे पहला इसका खासियत क्या है, इट इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स, इसको हम लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स कहते हैं। और अराइज कहां से होता है, अराइज फ्रॉम द राइट लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये कहां से अराइज हो रहा था, राइट वेंट्रिकल से, है ना, राइट वेंट्रिकल से अराइज हो रहा था, है ना। अब देखिए अराइज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड देन टू होल बॉडी, समझ में आ रहा, होल बॉडी तक जा रहा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, फॉर द ऑक्सीजनेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप सोचिए हम लोग का ब्लड सब जगह से आ चुका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहां पर है, राइट ऑरिकल में, और फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद लंग्स में जाता है, क्या चीज के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन वाला प्रोसेस है, मतलब हार्ट से लंग्स, हार्ट से लंग्स तक का जो सर्कुलेशन है ब्लड का, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, उसके बाद आता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो चलिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन को देख लेते हैं। फॉर द सप्लाई ऑफ फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी ऑर्गन्स, कहने का मतलब अब हमारा हार्ट से बॉडी तक का, हार्ट से होल बॉडी का जो सर्कुलेशन है, इसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, है ना। हमको पता है, हो सकता है कि आप लोग से थोड़ा ऊपर जा रहा होगा, प्लीज दिल थाम के बैठिए और बढ़िया से देखिए। ठीक, अब देखिए ऐसा सर्कुलेशन जो होता है, ऐसा सर्कुलेशन किस में होता है, वह एनिमल्स में जिसमें कि मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख चुका। देखिए सच टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज यूजफुल फॉर एनिमल्स विच हैव हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म to fulfill their energy needs and maintaining constant body temperatures. And one point to be noted, we are warm blooded, okay, so temperature must be maintained, okay। तो ये क्या होता है, बर्ड्स और मैमल्स में होता है। अब हर्ट्स का टाइप्स देखिए, अब देखिए हमने हर्ट्स का टाइप्स करके लिखा। देखिए आप सुने होंगे 2 चैम्बर्ड हर्ट वाला ऑर्गेनिज्म होता है, 3 चैम्बर्ड हर्ट वाला ऑर्गेनिज्म होता है, और 4 चैम्बर्ड हर्ट वाला ऑर्गेनिज्म होता है। तो चलिए सबके बारे में जानते हैं। 2 चैम्बर्ड हर्ट, इसमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। कहने का मतलब आया, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया और फिर पूरा बॉडी में फैल गया। तो ये फिश में होता है मेनली। जैसे फिश में आया मतलब एक ही सर्कुलेशन में, फिर वो गिल्स के पास गया, वहां पर फिर ऑक्सीजनेशन के बाद पूरा बॉडी में गया,
समझ में आया? तो ऐसे होता, ये फिश में होता। और 3 चैम्बर्ड हार्ट वाला 3 चैम्बर्ड हार्ट किस किस में होता? ये आपका एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। लेकिन यहाँ पर नीचे कट रहा होगा तो ये जान लीजिए क्या लिखे हम, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। कहने का मतलब रेप्टाइल्स, ये 3 चैम्बर्ड हार्ट जो होता एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होता। किस में होता? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होता। लेकिन रेप्टाइल्स में किसको छोड़ के? क्रोकोडाइल्स फैमिली को छोड़ करके सभी के पास क्या होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता। और इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। तो इसमें भी बात याद रखिएगा, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल फैमिली। ओके, अब 4 चैम्बर्ड हार्ट हम लोग के पास होता है, दैट मीन्स ह्यूमन के पास होता है, और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। दैट मीन्स 1 पल्मोनरी एंड 1 सिस्टेमिक सर्कुलेशन, बोथ अलोंग विथ क्या कहते हैं हम इसको? डबल सर्कुलेशन। तो चलिए अब हार्ट बीट एंड कार्डियक साइकिल्स। हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल क्या होता है? देखिए, वर्किंग ऑफ हार्ट इंक्लूड्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। हमारा हार्ट देखिए क्या होता है सर्कुलेशन में, रेगुलर क्या होता है कि रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हम लोग का हार्ट का। आप नहीं समझ पा रहे तो यहाँ पर चेस्ट पे हाथ रखिए लेफ्ट की ओर, और देखिए कुछ ऐसे ऐसे आवाज आएगा, है ना? आवाज नहीं कहेंगे कि कुछ क्या कह सकते हैं कि धड़कन की कुछ गति पता चलेगा यहाँ पर, है ना? धक 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 ऐसे कुछ करके ऐसे ऐसे वाइब्रेशन पता चलेगा। एक्चुअली धक धक नहीं होता, लब डब होता है। ठीक, ऐसे कुछ आवाज आएगा, है ना? आवाज नहीं, क्या होगा? ऐसे करके कुछ वाइब्रेशन पता चलेगा, है ना? तो चलिए वही उसी को क्या कहते हैं? वर्किंग ऑफ हार्ट इंक्लूड्स रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ऑरिकल्स एंड द वेंट्रिकल्स। तो रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का, इसी को ये लेकिन 2 फेज में होता है, याद रखिए। कॉन्ट्रैक्शन फेज को हम सिस्टोलिक फेज कहते हैं एंड रिलैक्सेशन फेज को हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक फेज कहते हैं। 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल प्लस 1 हार्ट बीट होता है। समझ में आ रहा? एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक प्रेशर, या फिर एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक मिला करके क्या होता है? एक हार्ट बीट होता है। और यही सीक्वेंस जो होता है कंट्रैक्शन का, यानी सिस्टोल एंड डायस्टोल का, इसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। और इसका एक कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.8 सेकेंड ओनली। मैं आपको सर्कल में बना करके जरूर दिखाऊंगा इन द एंड ऑफ द लेक्चर। ओके, तो चलिए सबसे पहले अब ब्लड प्रेशर, जो कि आप लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे, वो जानिए। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर क्या होता है? अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड डिस्चार्ज ड्यू टू contractions of left ventricles on the wall of the blood vessels, that is aorta। कहने का मतलब हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड फोर्सफुली एओर्टा में, मेन एओर्टा में जाता है, इसी प्रेशर को, यही जो प्रेशर के साथ जाता है ब्लड हम लोग का एओर्टा में, इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। और कभी यही ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि हम लोग का इस वाल पे, एओर्टिक वाल पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता, और कभी मतलब प्रेशर एक्सर्ट ज्यादा कैसे करता? मान लीजिए जब ल्यूमेन जाम हो जाता है, ल्यूमेन इतना था अब इतना पतला हो जाता, तब ऐसा होता है। तो फिलहाल ये उतार लीजिए, अभी और है, ठीक, उसके बाद फिर से चलेंगे। उतार लीजिए। तो आपने उतार लिया होगा पीछे वाला। चलिए अब देखते हैं। तो देखिए ब्लड प्रेशर जो है आपका ज़्यादा कहाँ होता है? मेन आर्टरी में, या कह सकते हैं मेन एओर्टा। तो मेन एओर्टा में क्या होता है? तो देखिए ब्लड प्रेशर कब होता है तो पहले मैंने बताया है ना, क्या कि मतलब जब ब्लड वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन के कारण ब्लड कहाँ जा रहा है? एओर्टा में जा रहा है। तो वही ये जो ब्लड निकल रहा है वेंट्रिकल से और एओर्टा का वाल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द, उसी को हम कहते हैं ना कि बीपी, ब्लड प्रेशर।
तो ये ब्लड प्रेशर का बात करें मैक्सिमम, तो वो कहाँ पर होता है? एओर्टा में। और कब होता है? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। और इस समय का प्रेशर जो होता है कितना होता है? 120 mmHg ऑफ मरकरी। समझ में आया? कितना होता है? 120 mmHg ऑफ मरकरी। ओके। और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे घटते जाता एंड बिकम्स मिनिमम। समझ में आ रहा? घटते जाता किसमें? ऑन आर्टियोल्स एंड कैपिलरीज एंड और लास्ट में पूरा का पूरा गिर जाता ऑन वेन्स। वो भी कितना आता है? 80 mmHg। समझ में आ रहा? तो मतलब पूरा कहने का मतलब ये नहीं कि 100% पूरा गिर जाता है ब्लड प्रेशर, प्रेशर में इतना गिरावट आता है ना। तो सोचिए कितना गिरावट आया? 40 mmHg का गिरावट आता है ना। तो हम इसको जो है सिस्टोलिक प्रेशर कह देते हैं और फिर इसको डायस्टोलिक प्रेशर कह देते हैं एक तरह से, है ना। तो देखिए सिस्टोलिक प्रेशर का मेजर कितना होता है? 120 mmHg। और डायस्टोलिक प्रेशर की अगर मेजरमेंट देखें तो कितना आता है? 80 mmHg, है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नहीं। तो और दूसरी बात, आप लोग जिसके लिए जिज्ञासा करते रहते हैं, मतलब पूरा उत्सुक रहते हैं कि जब ब्लड प्रेशर पूरा हाई हो जाए तो क्या होगा, है ना। तो उस समय क्या होता है? देखिए अगर आपका ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक प्रेशर 120 से 130 तक आता है तो इसको हाइपर टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन। ये क्यों होता? क्योंकि मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि ल्यूमेन जो है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? ये आर्टरी है, इसका ल्यूमेन क्या होता? मोटा होता जाता। ये देखिए ल्यूमेन अगर मोटा होता गया लेकिन ब्लड तो उतना ही सप्लाई हो रहा है ना, तो ब्लड को जगह नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मोटर से क्या करते होंगे? पानी पटाते होंगे, है ना। पानी इस पे कहने का मतलब वॉल पे करते होंगे, छिड़कते होंगे। तो इस समय क्या होता है? अगर उस पाइप का मुंह को अगर कुछ मत कीजिए, ऐसे रखिए, तो क्या होगा कि पानी नीचे गिरेगा, है ना, डायरेक्ट, है ना, उसमें प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन वही पाइप का क्या कहता है मुंह होता है ना, उसका बीच में ऐसे हाथ रख दीजिए, ऐसे करके, या फिर थोड़ा दबा दीजिए, तब देखिए क्या होता है। तो मतलब ओपनिंग को जब दबाइएगा तो क्या होगा कि पानी दूर तक जाएगा। और दूर तक क्यों जा रहा है? क्योंकि प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। कोई दिक्कत? ये देखिए इसी को हम कहते हैं, यही बात यहाँ पर लिखा गया, ड्यू टू नैरोइंग ऑफ एट्रियल ल्यूमेन। समझ में आ रहा? क्योंकि एट्रियल ल्यूमेन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ल्यूमेन में किसका डिपोजिशन होता है? ये फैट्स का हो सकता है या फिर कोलेस्ट्रॉल का हो सकता है ना। तो अगर ब्लड प्रेशर बहुत 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 ज़्यादा हाई है, कैन काउज डेथ। कहने का मतलब अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो क्या होगा? आदमी का डेथ भी हो सकता है। समझ में आ रहा? तो चलिए अब ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्लड वेसल्स कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, दैट इज arteries एंड वेन्स, कैपिलरीज। अब देखिए इसका वॉल क्या होता है? थिक होता है, मस्कुलर रहता है एंड इलास्टिक होता है। वाई? क्योंकि इसके ऊपर आपको पता है कि प्रेशर लगता है ना, प्रेशर लगता है, इसीलिए इसका वॉल थिक होता है। अगर थिक नहीं होता तो क्या होता? कोलैप्स कर जाता है ना। और देखिए ल्यूमेन की बात करें, न्यूरो होता है टुवर्ड्स द बॉडी की तरफ क्या होता है? न्यूरो होता जाता है ना। और देखिए जितना न्यूरो होगा उतना स्पीड से ब्लड पहुंचेगा, है ना। अब देखिए ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है जनरली, बट जब बात करें पल्मोनरी आर्टरी की तो ये क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है ना, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। ओके। अब देखिए बात करते हैं किसका? वेन्स का। थीन होता है, लेस इलास्टिक होता है, इसका ल्यूमेन वाइड होता है ना। और
किधर, टुवर्ड्स हार्ट, एंड कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी वेंस आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है ना। अब बात करते हैं कैपिलरीज की। तो कैपिलरी क्या करता है, ये देखिए, ये क्या है, वेरी थिन, कैसा है, बहुत थिन होता है ना, वेरी नैरो होता है, एंड कैरी ऑक्सीजनेटेड, कहने का मतलब हम कह रहे हैं कैपिलरीज जो है आपका ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को कैरी करता है ना। तो ऑक्सीजनेटेड जो है आपका आर्ट्रियोल्स एंड के तरफ करता है और डीऑक्सीजनेटेड वेन्यूल्स एंड के तरफ करता है ना। अब ब्लड के बारे में पढ़ना हम लोग को, तो ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। 3 टाइप्स का वेसल्स होता है ब्लड वेसल्स, आर्टरीज होता है, वेन्स होता है, एंड कैपिलरीज होता है ना। तो अब मेन पढ़ना हमको ब्लड के बारे में। वेसल्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, बर्तन जिधर से जाता है या फिर कह सकते हैं कि रखने की बर्तन, वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पढ़ना हम लोगों को ब्लड, क्या पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है। तो अब देखिए ब्लड क्या, एक सर्कुलेटरी मीडियम है ना। इट इज रेड कलर्ड, ब्लड कैसा होता है, रेड कलर्ड होता है, और ये किसका बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का। द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, और इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स जो होता है वो क्या है, आपका प्लाज्मा है। क्या है, प्लाज्मा। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। प्लाज्मा क्या है, इट इज पेल येलो फ्लूइड of blood having 90 to 92% of water and 8 to 10% is plasma protein such as albumin, globulin and fibrinogen, and nutrients glucose, amino acid, fatty acid and glycerol, respiratory gas O2 and CO2, excretory substance such as amino acid, ammonia, urea, uric acid and creatinine, right? And minerals, ions such as sodium, potassium, calcium, magnesium, chlorine and bicarbonate ions। तो ये इतना चीज रहता है, मतलब ये 8 से 10% है। समझ में आ रहा, तो 8 से 10% में क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है आपका, न्यूट्रिएंट्स होता है, रेस्पिरेटरी गैस होता है, एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस होता है, और मिनरल्स होते हैं इसमें। समझ में आ रहा, इसीलिए हमको डीप जाने का मन किया था इस चीज में, है ना। ऐसे चाहते तो ऐसे एक क्लास में हम ख़त्म कर सकते थे, लेकिन हमने चाहा कि आप लोग को डीप जानकारी दें। इसके बाद आपको बता दूं कि 22 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे या फिर क्या कहते हैं, जो भी हैं फ्रेंड सर्कल जो भी हो, तो उन लोग को बता देना है ना। इफ़ दे आर इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन अस। चलिए, तो ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ना है। तो ब्लड सेल्स आपको पता है 3 टाइप्स का होता है। आरबीसी को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट्स को क्या, प्लेटलेट्स है ना। तो ये 3 टाइप्स के आपको ब्लड सेल्स मिलेंगे। अब देखिए आरबीसी क्या कहते हैं, इसमें पिगमेंट होता है। आरबीसी में क्या होता है, पिगमेंट, जिसका नाम क्या होता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या आपको रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अगर हमारा ब्लड में आरबीसी में हेमोग्लोबिन न हो तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएंगे, है ना। और ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हम लोग का एनर्जी का सिंथेसिस नहीं होगा। समझ में आ रहा, तो यही बात है। इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ O2 टू सेल्स एंड टिश्यू, यानी कि ये मतलब O2 का ट्रांसफर करवाता है सेल तक, है ना। अब डब्ल्यूबीसी क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है जो कि पैथोजन से लड़ता है ना। फॉर एग्जाम्पल इसाइनोफिल, इओसिनोफिल, है ना, इओसिनोफिल जो क्या करता है, प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन विच न्यूट्रलाइज माइक्रोबियल टॉक्सिन। समझ में आ रहा, तो ये क्या करता है कि एक टॉक्सिन निकालता है जो क्या करता है कि मतलब बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब्स का टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देता है, और हम लोग पे कोई असर नहीं आने देता। समझ में आ रहा। और देखिए क्या कहा जा रहा। अब दूसरा क्या है इसी का, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल क्या करता है, इनगल्फ डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। तो न्यूट्रोफिल क्या करता है कि डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है और हम लोगों को डिजीज से बचाता है, राइट। तो इसीलिए डब्ल्यूबीसी का होना जरूरी है, और आरबीसी का होना जरूरी है, और प्लेटलेट्स का भी होना जरूरी है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है। तो देख लीजिए आप क्या कहा जा रहा।
platelets act as clotting factor. The process of clotting involve conversion of soluble blood protein that is fibrinogen into insoluble blood protein that is fibrin. कहने का मतलब soluble प्रोटीन से इनसॉल्युबल प्रोटीन में बदलता है ना। तो ऐसा होता है सिस्टम, समझे। तो चलिए अब रोल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। एज सुन एज द ब्लड वेसल्स इज इंजर्ड, जैसे ब्लड वेसल मान लीजिए कि इंजर्ड, अब रोल पढ़ना है प्लेटलेट्स का। जैसे कि मान लीजिए आपका ब्लड वेसल्स कहीं चोट लगा या खरोच लगा तो क्या होता है, तो इंजर्ड हो गया, इसका मतलब ब्लड वेसल्स। एज सुन एज द ब्लड वेसल्स इंजर्ड, जैसे ही इंजर्ड हुआ द प्लेटलेट्स ऑफ दैट एरिया, उस एरिया का प्लेटलेट्स एक दूसरे में ऐसे जुड़ जाता है, क्लिंग कर जाता है ना, एंड क्लिंग टुगेदर टू रिड्यूस ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को सबसे पहले रोकता है। एंड दे ऑल्सो कैरी आउट द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब ये ब्लीडिंग को रोकता है और उसके साथ साथ ये फंक्शन करता है। क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट इंजर्ड, ये क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट इंजर्ड ब्लड वेसल्स टू रिड्यूस ब्लीडिंग। तो मतलब जो ब्लड वेसल जहां पर जिस जगह पे इंजर्ड हुआ उसको कंस्ट्रिक्ट करवा देता है ना, सिकुड़ा देता है, ऐसे करके ऐसे करवा देता है, समझे। तो ऐसे करके ब्लीडिंग रुक जाता। दूसरी बात, अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स टू फॉर्म अ प्लेटलेट प्लग, और बहुत सारा प्लेटलेट्स को बोलता है तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ, और ऐसे करके एक क्या बनाता है, प्लग बना लेता है ना, टू ब्लॉक द ओपनिंग ऑफ द इंजर्ड और कट वेसल्स। और ये मतलब जो वेसल्स जिस जगह कटा था या जिस जगह इंजर्ड हुआ था उस जगह को ब्लॉक कर देता है ऐसे करके, है ना। फिर इसके ऊपर प्लेटिंग कर देता। तो सोचिए ब्लड बाहर नहीं आता, तो सोचिए क्या कितना अच्छा काम करता है, मतलब ये प्लेटलेट्स का कितना अच्छा रोल है हम लोग का मतलब ब्लड रोकने में, है ना, समझे। तो अब देखिए, लेकिन हम लोग में एक बीमारी हो जाता है हेमोफीलिया बी, तो क्या होता है कि ये काम करना बंद कर देता है और ब्लड बहते जाता है ना, तो ब्लीडिंग होता जाता है। अब देखिए क्या होता है, उसको रॉयल्स डिजीज भी कहते हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन टू इनिशिएट क्लॉटिंग, और फिर क्या करता है, रिलीज करता थ्रोम्बोप्लास्टिन को, जिससे क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन के रिलीज होने से क्या होता है, क्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब जल्द ही नहीं होता है, इतना देर लग जाता है, और क्लॉटिंग के लिए 3 से 4 मिनट लगता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिम्फेटिक सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड। तो हम लोग को लिम्फेटिक सिस्टम में ये 3 चीज के बारे में पढ़ना। सबसे पहला लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड, समझ में आया। तो चलिए लिम्फ क्या होता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं, इसमें पहले थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद पूरा जानेंगे, है ना। इट इज फिल्टर्ड ब्लड, इसको फिल्टर्ड ब्लड कह सकते हैं, है ना। अ क्लियर वाटरी फ्लूइड दैट फ्लो थ्रू अ लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये क्या है, एक क्लियरी सा पानी जैसा दिखता है फ्लूइड, समझे। तो समझे कैसा दिखता है, वाटर जैसा फ्लूइड दिखता है, और इट इज कॉल्ड द लिंक बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो इसको जो है ना, मतलब क्या कहते हैं, लिम्फ को हम लोग जो है ब्लड और टिश्यू के बीच का मिडिल मैन, या फिर इसको क्या कहते हैं, लिंक बिटवीन कहते हैं, लिंक। तो इसको उतारिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब देखिए क्या कहा जा रहा है लिम्फ के बारे में। दूसरा बात कि इट बाथेस ऑल द ब्लड सेल्स एंड फैसिलिटेट एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स बाय डिफ्यूजन, दिस इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। तो हम लोग जो है टिश्यू फ्लूइड को ही इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, डू यू गेट इट। तो हम लोग टिश्यू फ्लूइड को ही क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, समझ में आया। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि इट बाथेस ऑल द ब्लड सेल्स, यानी कि इसमें सभी ब्लड सेल्स क्या करते हैं कि मतलब सभी इसमें भिगोते हैं, एंड फैसिलिटेट एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स। और इसके साथ साथ क्या हो जाता है, इस फ्लूइड में क्या होता है कि बॉडी से और ब्लड से, मतलब
बॉडी और ब्लड वेसल्स के बीच में एक्सचेंज होता है। समझ में आ रहा? तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है, कौन सा प्रोसेस से? बाय डिफ्यूजन। दिस इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। और ये जो पूरा ये जो लिक्विड कहा जा रहा है, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसी को हम क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं। यू गेट इट? अब देखिए लिम्फ वेसल्स क्या होता है। लिम्फ वेसल्स क्या है? लिम्फ वेसल्स आर लिम्फेटिक्स। तो लिम्फ वेसल्स को हम लोग लिम्फेटिक्स भी कहते हैं। एंड इट स्टार्ट एज ब्लाइंड लिम्फेटिक्स इन द टिश्यू स्पेस। और ये टिश्यू स्पेस में ये क्या होता है कि ब्लाइंड सा होता है। समझ में आया? जैसे कि आपको सीकम की एग्जांपल दे, हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में सीकम जो हो क्या है? ब्लाइंड फोल्ड है। तो इसी टाइप का ये भी होता है। और ये जो है वेना कवा से, मतलब ब्लड से शुरू होता है, ठीक, ब्लड वेसल से, और जाके वेना कवा में एंड हो जाता है। समझे? दे ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर डक्ट। दीज हैव वल्व टू मेंटेन फ्लो ऑफ लिम्फ टुवर्ड्स वेना कवा। तो इसमें वल्व होता है ताकि इसका फ्लो जो है वेना कवा की तरफ वो बैक फ्लो ना हो। मतलब इसमें जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा या लिम्फ फ्लो कर रहा है वो उसका बैक फ्लो ना हो, इसीलिए इसमें क्या होता है? वल्व होता है। ठीक, अब देखिए इट फॉर्म्स नेटवर्क इन द बॉडी। और ये जो है लिम्फ वेसल्स आपका क्या बना था? नेटवर्क बना था पूरा बॉडी में। और इसको हम लोग इंटेस्टाइन में क्या कहते हैं? लैक्टियल्स के नाम से जानते हैं। इसी नेटवर्क को, यानी यही लिम्फ वेसल्स का नेटवर्क को हम लोग इंटेस्टाइन में क्या जानते हैं? लैक्टियल्स के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखिए लिम्फ नोड की बात करें तो लिम्फ नोड आपको बहुत बचपन से पढ़े होंगे। यहाँ पर क्या होता है? तो आप सोचे होंगे कि यहाँ पर जो है ना WBC बनता है, ऐसे सोचे होंगे आप, है ना? क्या बनता है? WBC। तो देखिए कुछ ऐसा ही काम हो रहा है। तो लिम्फ नोड आर फॉर्म ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। और लिम्फ नोड जो है लिम्फेटिक टिश्यू से बना हुआ होता है। एंड इट इज द साइट ऑफ लिम्फोसाइट मैच्यूरेशन। और ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर क्या होता है? लिम्फोसाइट का मैच्यूरेशन होता है। समझ में आ रहा? एंड थाइमस एंड स्प्लीन आर लिम्फेटिक ऑर्गन। यानी हम लोग की बॉडी में स्प्लीन और थाइमस जो होता है वो क्या होता है? इसका लिम्फेटिक ऑर्गन कह सकते हैं हम। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। टॉन्सिल और एडिनोइड आर द मासेस ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। तो टॉन्सिल हम लोग को जानते होंगे, टॉन्सिल जो होता है, ठीक, और ये एडिनोइड जो है ये क्या होता है? इसको हम लिम्फेटिक टिश्यू कहते हैं। तो हम लोगों ने बारीकी से सब चीज़ पढ़ा और बढ़िया तरीके से समझा। अब चलिए इसका लिम्फ का फंक्शन पढ़ लेते हैं। और लिम्फ का फंक्शन पढ़ने के साथ साथ हम जो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन को खत्म करके ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में शुरू करते हैं। बस थोड़ा सा बचा और थोड़ा सा सब्र कर लेना। ठीक, तो चलिए देखिए क्या फंक्शन, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू सेल्स। कहने का मतलब लिम्फ वेसल का काम क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट करना न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का पूरा बॉडी टिश्यू, मतलब प्रत्येक टिश्यू का सेल को। समझे? अब देखिए या कह सकते हैं टिश्यू का प्रत्येक सेल को, है ना? और दूसरा काम क्या करता? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड CO2। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड CO2 फ्रॉम द टिश्यू सेल्स एंड पासेस देम टू द ब्लड। कहने का मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर CO2 जितने भी हैं उसको क्या करते हैं? निचोड़ करके कहाँ दे देते हैं? टिश्यू सेल से, मतलब टिश्यू का सेल से कहाँ निकाल करके उसको कहाँ दे देता है? पासेस देम टू द ब्लड। उसको क्या चीज़ में देता? ब्लड में। समझे? अब देखिए ये जो फैट का एब्जॉर्प्शन का काम करता है, एब्जॉर्ब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है? डाइजेस्टेड फैट है आपका, इन द विलाई ऑफ द इंटेस्टाइन। समझे? थ्रू लैक्टियल्स। समझ में आ रहा? क्या कहा जा रहा है? एब्जॉर्ब फैटी एसिड ग्लिसरॉल इन द विलाई ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू लैक्टियल्स। यानी लैक्टियल्स के थ्रू ये इन सब का एब्जॉर्प्शन करता है, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन करता है। अंडरस्टूड? इट्स लिम्फोसाइट्स डिस्ट्रॉय हार्मफुल पैथोजेंस। और इसका लिम्फोसाइट यानी कि लिम्फ का सेल जो है क्या करता है कि पैथोजेंस को मारता है। और इसके वजह से क्या होता है? हम लोग को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है ना? अब देखिए क्या कहा जा रहा है? इट कंट्रोल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन द टिश्यू फ्लूइड।
यानी कि टिश्यू फ्लूइड में कितना प्रोटीन रहेगा, इस चीज का कंसंट्रेशन को भी चेक करता है। कौन? लिम्फ। ओके, तो इट कैरीज lymphocytes and antibodies from lymph node to the blood। समझ में आया? तो कहने का मतलब हम लोग का ब्लड में ये लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज को लेकर के चलता है। तो यहाँ पर आपका ये फंक्शन खत्म हुआ, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा एक डायग्राम है, इस चीज को समझ लेना, तो उसके बाद जो है सब चीज आप समझ जाएंगे और कुछ नहीं है। तो ये आपका लिम्फ वेसल्स रहा, इसको लिम्फैटिक वेसल्स कह देते हैं। यहाँ पर देखिए लिम्फ, ये और ये बीच में जो आपका ये जो बीच में है, ये जो आपको बीच में दिख रहा है, ठीक, आप इसको क्या कह दिए? टिश्यू फ्लूइड। ये आपका टिश्यू फ्लूइड है। क्या है? ये बीच में जो आपका टिश्यू फ्लूइड है, और ये आपका हो गया टिश्यू कह दीजिए, अलोंग विथ ये सब सेल को जोड़ेंगे तो टिश्यू हो गया। तो ये सभी के सभी सेल हैं। और फिर नीचे भी क्या है आपका? यही टिश्यू फ्लूइड है, नीचे भी टिश्यू फ्लूइड है। और ये रहा आपका ब्लड वेसल्स, है ना। तो कहने का मतलब कह रहे हैं कि ये मिडिल मैन का काम कर रहा है ना। लिम्फ जो आपका क्या कर रहा है? मिडिल मैन का काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, टिश्यू से कुछ चीज किस में जा रहा है? सम टिश्यू फ्लूइड इंटर्स लिम्फैटिक वेसल्स। कुछ टिश्यू फ्लूइड कहाँ जाते हैं? लिम्फैटिक वेसल्स में जा रहा है, और ये पूरे के पूरे टिश्यू है। अब देखिए ब्लड से कुछ कुछ चीज टिश्यू में आ रहे हैं, जैसे ग्लूकोज आ रहे हैं, O2 आ रहे हैं, और CO2 देखिए बाहर जा रहे हैं। बाहर कहाँ जा रहे हैं? ब्लड में जा रहे हैं। तो मतलब तो CO2 टिश्यू सेल से कहाँ? ब्लड में जा रहा है, और ब्लड के थ्रू फिर बाहर मतलब लंग्स के पास जाएगा, है ना। तो मतलब डीऑक्सीजनेटेड होकर लंग्स के पास जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ फिल्टर्ड ब्लड जो है कैपिलरी के द्वारा जा रहा है ब्लड में, और ब्लड से किधर जाएगा? ब्लड से इसमें आएगा, है ना, टिश्यू सेल्स में आएगा। और यहाँ डीऑक्सीजनेटेड फिर ब्लड में आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फिर आपका किस में आ रहा है? ब्लड में आ रहा है। ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया, अब फिर ये लंग्स के पास जाएगा, है ना। तो ऐसे करके एक्सचेंज होता। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, टिश्यू फ्लूइड इंटर्स कैपिलरी। तो यहाँ टिश्यू फ्लूइड जो इंटर हुआ कैपिलरीज में, ये डीऑक्सीजनेटेड है और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड है। अंडरस्टूड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो देखिए आपको इसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है डिफ्यूजन के द्वारा भी होता है और स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा भी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, है ना, जाइलम और फ्लोएम। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, नेसेसिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जरूरी क्या पड़ गया, है ना, क्यों पड़ा ये देख लीजिए। फॉर मूवमेंट ऑफ वाइटल सब्सटेंसेस फ्रॉम सोर्स टू सिंक, है ना, एक जगह से दूसरे जगह, मतलब जहाँ बना है और जहाँ स्टोर होना उस जगह तक जो ट्रांसपोर्ट होता है, इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एब्जॉर्ब H2O, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा फ्रॉम सॉइल एंड बट नीडेड इन द लीफ। तो कहने का मतलब प्लांट जो है सॉइल से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जरूरी कहाँ होता है? लीफ में। तो उसको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो होनी चाहिए, है ना। तो वही बात कहा जा रहा है यहाँ पर, है ना, क्योंकि सिंथेसिस कहाँ पर होता है? लीफ में। सो दैट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नीडेड फॉर दिस। अब सिंथेसाइज्ड फूड नीडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट। अब जो फूड बन चुका है लीफ में, सिंथेसाइज हो चुका है, उसको वेरियस पार्ट में जाना, रूट में जाना है, लीफ में जाना, फिर से मान लीजिए या स्टेम में जाना है, ट्रंक में जाना है। अब यहाँ सब जाने के लिए आपको तो सिस्टम चाहिए, वो सिस्टम, इसीलिए ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए? सिस्टम चाहिए। वो क्या है? आपका फ्लोएम है ना। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, फॉर दैट प्लांट हैव टू इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम। इसीलिए प्लांट के पास दो तो इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक जाइलम एक फ्लोएम। तो जाइलम देखिए क्या कहा जा रहा है, इट फॉर्म्स द कंडक्टिंग सिस्टम। तो जाइलम क्या है? कंडक्टिंग सिस्टम फॉर्म कर रहा है ना। एंड देखिए ये इसमें क्या कंडक्ट हो रहा है? वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन हो रहा है। किसका किसका? वाटर और मिनरल का कंडक्शन हो रहा है। किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। अब देखिए द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स साल्ट फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट। कहने का मतलब जाइलम के द्वारा
वाटर और मिनरल्स या फिर मिनरल साल्ट का क्या होता है, रूट से आपका कहाँ पर जाता है, शूट टिप पर जाता है, यानी लीफ तक जाता है ना। और दिस मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप। और ये जो मूवमेंट हो रहा है वाटर और मिनरल का अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब सॉइल से ऊपर जा रहा है ना, तो सॉइल में है इसका मतलब ग्रेविटी उस पर लग रहा, लेकिन सॉइल से ऊपर जा रहा, एरियल पार्ट में जा रहा, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना। तो इसी चीज को, इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सेप। दिस इज कॉज्ड बाय ट्रांसपैरेशन पुल एंड कैपिलरीज ऑफ जाइलम एंड ट्रैकिड्स, imbibition एक्टिविटी ऑफ द सेल एंड सेल वॉल एंड रूट प्रेशर। तो यानी ये इन सब चीज के जरिए ये प्रेशर एग्जर्ट होता है। तो चलिए पहले इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने उतार लिया, तो चलिए जाइलम का और कुछ काम कर लेते हैं। क्या है, ट्रांसपैरेशन पुल, समझ में आ रहा। तो चलिए ट्रांसपैरेशन पुल को थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या कहा जाए, ट्रांसपैरेशन पुल इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर एसेंट ऑफ सेप। तो हमने एसेंट ऑफ सेप थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो एसेंट ऑफ सेप कौन क्रिएट करता, ये ट्रांसपैरेशन पुल। तो कहा जा रहा है ट्रांसपैरेशन पुल ही एक ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, एसेंट ऑफ सेप को क्रिएट करता है ना। तो रूट प्रेशर इज मेजर एट नाइट, कहने का मतलब रूट प्रेशर जो होता है रात को बहुत ज़्यादा होता है। अब चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपैरेशन। तो क्या कहा जा रहा है कि ट्रांसपैरेशन, क्या कहा जाए कि ट्रांसपैरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ट्रांसपैरेशन के कारण हमने जाना कि ट्रांसपैरेशन के कारण क्या हो रहा, कि वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है सॉइल से, रूट के जरिए। ओके, उसके बाद देखिए हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट टू स्टेम। ये हो रहा है, कहने का मतलब अपवर्ड मूवमेंट हो रहा, डिजॉल्व मिनरल्स और वाटर का, है ना, थ्रू जाइलम। अंडरस्टूड, जाइलम के थ्रू ये सब हो रहा, समझ में आ रहा ना। तो अब देखिए, तो ये ग्रेविटी के अपोज में है, तो क्या कहेंगे हम, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म हो रहा है। और साथ ही साथ एक बात और कह सकते हैं कि ये जाइलम में जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ये यूनिडायरेक्शनल हो रहा है ना। तो देखिए इसके कारण, ट्रांसपैरेशन के कारण क्या होता है, कूल्स द लीफ एंड सराउंडिंग्स एयर, यानी आसपास के वातावरण और एयर और लीफ को हर हमेशा कूल रखता है, कौन, ट्रांसपैरेशन। ठीक, अब देखिए इट हेल्प्स इन गेटिंग राइड ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट। About 90% of water is lost. Only 1 to 2% of water is used as photosynthesis and metabolic activities. कहने का मतलब जितना भी वाटर प्लांट लेता है, मान लेते हैं उसको 100%, तो उसमें से 90% लॉस्ट कर देता है इन्वायरमेंट में एज ए ट्रांसपैरेशन, एंड ओनली 2% इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस, डू यू अंडरस्टैंड, एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब फिल्म के बारे में पढ़ते हैं। फिल्म क्या है, it is form the conducting system for food to different part of the plant। यानी जाइलम था वाटर के लिए और ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन के लिए है ना। तो देखिए दो इसमें ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम दिखा, एक वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना। अब दिस ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, और ये फ्लोएम के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन, है ना। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, द फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ इंटर्स द सीव ट्यूब। देखिए फूड जो इस मेसोफिल सेल्स में बना, इस बात को यहाँ समझते हैं, फूड यहाँ मेसोफिल सेल्स में बना तो ये एक सोर्स हो गया। अब यहाँ से देखिए ये कंपेनियन सेल्स में जा रहा, और कंपेनियन सेल्स के जरिए कहाँ जा रहा, फिल्म में जा रहा, और फ्लोएम से देखिए कहाँ जा रहा, सिंक के पास। मतलब मान लीजिए इसका रूट में स्टोरेज है, रूट में स्टोर होना है, तो यहाँ पर आता है कंपेनियन सेल के पास, फिर कंपेनियन सेल से यहाँ रूट सेल में आकर के स्टोर हो जाता है ना। तो ये सिंक हुआ। तो देखिए वही बात कहा जा रहा, द फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ एंटर्स द सीव ट्यूब ऑफ द फ्लोएम एज सुक्रोज
कहने का मतलब जब सीव ट्यूब में इंटर करता है तो कौन चीज का फॉर्म में, सुक्रोज का फॉर्म में, एंड ट्रांसपोर्टेड एज डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन टू ऑल पार्ट्स। कहने का मतलब सुक्रोज के फॉर्म में सीव ट्यूब में आता है, फिर उसके बाद जो है मतलब एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में पूरा हर जगह जाता है ना। अब बिसाइड फूड मॉलिक्यूल्स दैट इज carbohydrates, amino acids, hormones and organic acid is synthesized in root and also transported to all parts of the for growth and metabolic activities। कहने का मतलब फूड के अलावा भी बहुत ज़्यादा सारा चीज़ यहाँ पर बनता है रूट में, जो कि प्लांट के पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए या फिर ग्रोथ के लिए, है ना, ढेर सारा फंक्शन के लिए। तो दिस ऑल्सो डिलीवर्ड टू स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द रूट। तो मतलब ये भी स्टोरेज ऑर्गन तक पहुंचता है, जिसको कि हम लोग सिंक कहते हैं, है ना, और ग्रोइंग पार्ट में भी पहुंचता है या फिर फ्रूट के भी पास पहुंचता है। तो कहने का मतलब दिस ऑल्सो डिलीवर टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द रूट, फ्रूट, सीड एंड ऑल्सो टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। समझ में आया? तो मतलब ये सब जगह भी डिलीवर्ड होता है इन सब चीज़ का। दिस फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलोकेशन इज एक्सर्टेड बाय कंपेनियन सेल्स। अब जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है क्या चीज़ के लिए, द फोर्स जो ट्रांसलोकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है वो कौन क्रिएट करता है, ये कंपेनियन सेल्स, ये बगल वाला सेल्स। यहाँ देखिए ये मेन यहाँ पर काम हो रहा है फोटोसिंथेसिस, लेकिन ये एग्जर्ट कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, समझे। तो ये कंपेनियन सेल है, ये एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर ट्रांसलोकेशन करवाने के लिए। कोई दिक्कत? चलिए, जो कि क्या होता है सीव ट्यूब के एडजेसेंट, यानी कि ये सीव ट्यूब रहा आपका और सीव ट्यूब के बगल में, है ना। और दिस ट्रांसपोर्टेशन इज एनर्जी डिपेंडेंट एंड दैट इज इट नीडेड एटीपी दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टू अवेल इट। तो समझ में आया? तो आज के क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं, ठीक। तब तक के लिए पढ़ते रहें। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।